वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑब्स्टेकल इन चेनिंग के बारे में जो डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से है, क्वेश्चन को पढ़िए। ए चेन लाइन ABC क्रॉसेस ए रिवर। ठीक है, ABC को एक चेन लाइन है जो कि एक रिवर को क्रॉस करता है। ठीक है, रिवर कैसा ऑब्स्टेकल है? चेनिंग का ऑब्स्टेकल है। रेंजिंग आप कर सकते हैं, इस साइड से उस साइड आपको दिखेगा, लेकिन चेनिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक ऑब्स्टेकल अगर आता है तो वो ऑब्स्टेकल ही गिना जाएगा और उस पे से हम लोग लीनियर मेजरमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, उस ऑब्स्टेकल से होते हुए पॉइंट B एंड C आर द बैंक्स ऑफ द रिवर। ठीक है, सपोज करिए कि ABC इस तरह से कोई लाइन गया है। ठीक है, ABC। ठीक है, B और C जो है ये जैसे कि नदी है, इसका किनारा है। ठीक है, B एंड C इधर से रिवर जैसे फ्लो हो रहा है, इसका किनारा है। B एंड C आर द बैंक्स ऑफ द रिवर फ्रॉम पॉइंट D आउटसाइड द लाइन ABC के बाहर पॉइंट D एक लिया गया। ठीक है, क्यों लिया गया? क्योंकि हमको BC का जैसे डिस्टेंस चाहिए था, क्योंकि BC जो नदी के बीच में पड़ रहा है और इसका हमको लीनियर मेजरमेंट इधर से नहीं कर सकते थे। इसीलिए इस लीनियर मेजरमेंट को पता करने के लिए ज्योमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा, और जिस ज्योमेट्री के हेल्प लेने के लिए पॉइंट D आउटसाइड द लाइन ABC कोई पॉइंट D लिया गया। ठीक है, ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन द चेन लाइन। इस चेन लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। किस पॉइंट से? D पॉइंट से। सपोज करिए कि यहाँ पे D पॉइंट चुना गया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इस D पॉइंट से। ठीक है, ये जैसे रिवर है, इधर से बह रहा है। ठीक है, ये D पॉइंट चुना गया। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है? लेंथ BD को तो आराम से मेज़र कर सकते हैं। इस BD का लेंथ कितना मेज़र किया गया? 40 मीटर। ठीक है, इफ द एंगल CDA ये एंगल का बात कर रहा है, CDA कितना है? 90 डिग्री। यानी कि ये एंगल जो बन रहा है कंप्लीट, ये कितना है? 90 डिग्री। एंड द लेंथ AB इक्वल्स टू 35 मीटर। AB लेंथ को भी मेज़र किया गया, कितना है? 35 मीटर। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ 40 मीटर। ठीक है, डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि हमको BC निकालना है कि रिवर का जो चौड़ाई है वो कितना होगा। चेन लाइन ABC ही है, ये D एक हेल्पिंग कोई एक तरह से सहायक कोई पॉइंट चुना गया, हेल्पिंग पॉइंट चुना गया, जिसके मदद से हम लोग BC निकाल पाएंगे। D से और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इधर कोई चेनिंग हम लोग नहीं कर रहे थे, चेनिंग इधर ही कर रहे थे, क्योंकि बीच में ऑब्स्टेकल आ गया एक रिवर और इसका लेंथ हमको पता करना है। ठीक है, तो इसको इस लेंथ को पता करने के लिए D एक हेल्पिंग पॉइंट चुने हैं आउटसाइड द लाइन ABC। अब हम लोग कैसे इसका विड्थ पता करेंगे? ज्योमेट्री लगाएंगे। ठीक है, कैसे ज्योमेट्री लगाएंगे? जैसे देखिए, इस ट्रायंगल में, छोटे से ट्रायंगल में पहले कंसीडर करिए, ये जो इसको थीटा मानिए, सपोज ये छोटा सा एंगल क्या? थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय 40। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 35 डिवाइडेड बाय 40। इससे ये वाला थीटा पता चलेगा। ठीक है, थीटा को पता करिए, आप लोग भी कैलकुलेट करिए साथ साथ। tan इनवर्स 35 डिवाइडेड बाय 40, ये थीटा का वैल्यू आता है 41 डिग्री 11 मिनट 9.33 सेकेंड। ठीक है, आप जो कैलकुलेट करेंगे उसमें वैल्यू आएगा 41.1859। इस तरह से इसको डिग्री मिनट में कैसे बदलना है? देखिए, यहाँ पे जो ब्रैकेट में माइनस दिया है, उसके बगल में एक B, जिसके ऊपर B लिखा हुआ है, उसको बस प्रेस कर दीजिए, ये डिग्री और मिनट में बता देगा आंसर को। डेसिमल में जो आंसर था उसको डिग्री और मिनट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो थीटा बन रहा है वो इतना डिग्री है। ठीक है, अब चूंकि ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का था, इस 90 डिग्री में इस थीटा को घटा देंगे तो ये वाला एंगल पता चलेगा। ठीक है, ये वाला एंगल कैसे? इसको मान लीजिए फाई हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो फाई कैसे पता चलेगा? फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री 11 मिनट 9.33 सेकेंड। ठीक है, 90 डिग्री में उसको माइनस करिए तो जो वैल्यू आता है फाई का वो आता है 48 डिग्री 48 मिनट 50.67 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से ये फाई का वैल्यू आया। अब इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल से जो हम लोग को निकालना था वो निकाल लिए, उसका मदद ले लिए और ये हम लोग फाई का वैल्यू भी निकाल लिए। अब इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में अगेन tan थीटा वाला tan फाई वाला फॉर्मूला यूज़ करिए। tan फाई इक्वल्स टू
tan phi इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय BD। BC हमको नहीं पता है लेकिन BD तो पता है 40 मीटर, ठीक है, BC डिवाइडेड बाय BD, ठीक है। तो BC इक्वल्स टू tan phi इंटू BD। tan phi का वैल्यू अभी यहाँ पता चला है 48 डिग्री 48 मिनट 50.67 सेकेंड इंटू BD का वैल्यू 40 मीटर। 40 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो वैल्यू आता है ये 45.71 मीटर आता है BC का। जो रिक्वायर्ड डाटा था BC यानी विड्थ ऑफ द रिवर, ये जो विड्थ ऑफ द रिवर है BC, ये वैल्यू कितना निकला 45.71 मीटर, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देयर इज ए पॉन्ड, एक तालाब है ऑन ए चेन लाइन ABCD, ठीक है। ABCD को एक चेन लाइन क्या है, उसी के बीचों बीच कहीं ना कहीं एक तालाब पड़ गया जो कि ऑब्स्टकल है, ठीक है। पॉइंट B एंड C आर द पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द पॉन्ड, ठीक है। सपोज करिए कि ABCD को इस तरह से लाइन था, ठीक है। B और C जो है वो इस तरह से तालाब का दो छोर है, ठीक है। इस तरह से कोई तालाब बीच में रहा होगा, सपोज ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, एंड ऑफ द पॉन्ड ये A है और ये ABCD। ये चेन लाइन ABCD इस होकर जाना था हमको, लेकिन बीच में एक ऑब्स्टकल पड़ गया जो क्या है, तालाब है, ठीक है। तो इसको मेजरमेंट BC हम लोग कैसे करें, BC अब तालाब से होते हुए चेन को तो नहीं बिछा सकते हैं, तो इसका BC का मेजरमेंट होगा कैसे, इसके लिए क्या किया गया है इसको समझिए, और इस ज्योमेट्री को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे और BC का लेंथ को मेज़र करेंगे उसको समझिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। पॉइंट B एंड C आर द पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द पॉन्ड, ये क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, ए लाइन BE, अब B से एक लाइन खींचा गया, ए लाइन BE इज मेजर्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द पॉन्ड। B से E को एक लाइन लेफ्ट ऑफ द पॉन्ड मेजर किया गया, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द BD एंड मेजर 150। अब B से जो D की तरफ एक लाइन खींचा गया इस तरह से, ठीक है, ये 150 मीटर का एक लाइन खींचा गया, ठीक है, इस साइड। इसको पॉइंट D मानिए, 150 मीटर, ठीक। इसको कुछ भी E मानिए इस पॉइंट को, चूंकि यहाँ पे D हो चुका है तो E मानिए इसको, ठीक है, 150। अनदर लाइन BF इक्वल्स टू 260 मीटर इज मेजर्ड ऑन द राइट हैंड ऑफ द BD। अब BD के राइट हैंड में 260 मीटर का B से ही एक लाइन BF लिया गया, मेजर किया गया। सपोज करिए यहाँ पर है F पॉइंट, ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस है 260 मीटर का, ठीक है, ये लीनियर डिस्टेंस 260 मीटर का, ठीक है। पॉइंट ECF, अब देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ECF, पॉइंट ECF आर इन वन लाइन, ये तीनों एक रेखा में है, E, C और F, इस तीनों को मिलाने वाला जो पॉइंट है वो मतलब एक रेखा में ये तीनों पॉइंट है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में ये तीनों पड़ जाता है, ठीक है, आर ऑन द वन लाइन। इफ EC इक्वल्स टू, अगर EC को मेज़र किया गया और EC को मेज़र करके ये 100 मीटर है, एंड CF को मेज़र करके कितना है 130 मीटर है। डिटरमाइन द लेंथ BC, अब BC को मेज़र करना है, ठीक है। अब BC को डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते थे, इसके लेफ्ट साइड एक पॉइंट लिया गया E, यहाँ से इसका E का दूरी है कितना 150 और C पॉइंट से इसका दूरी है 100 मीटर। एक पॉइंट और लिया गया F, यहाँ से इसका दूरी 260 मीटर और यहाँ से इसका दूरी 130 मीटर, ठीक है। तो इस तरह का कुछ मेजरमेंट किया गया लेफ्ट और राइट, लेकिन इसका मेजरमेंट हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, तो हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करके BC का लेंथ हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक है। हम लोग दो बार ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, एक बार बड़ा सा ट्रायंगल कंसीडर करिए, ठीक है, इसको एंगल कुछ भी थीटा मानिए,
ठीक है। और एक बार इस छोटे ट्रायंगल में भी ये एंगल थीटा ही रहेगा, ठीक है। एक बार बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और एक बार छोटा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इस दोनों के कंसिडरेशन में कहीं ना कहीं हमको BC का वैल्यू पता चल जाएगा। अब कैसे करेंगे, ठीक है। अप्लाइंग कॉस रूल ऑन द ट्रायंगल BFE, ठीक है। अप्लाई कॉस रूल ऑन, कॉस फॉर्मूला जो है BFE ट्रायंगल में, ठीक है। ये कॉस फॉर्मूला क्या बोलता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू BF स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लस ऑफ EF स्क्वायर माइनस ऑफ BE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2BF इंटू EF, ठीक है। इससे थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू पता चलेगा। अब BF स्क्वायर यानी कि 260 का स्क्वायर प्लस ऑफ EF 130 प्लस 100, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 230 का स्क्वायर माइनस BE यानी कि 150 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 260 इंटू 230। इसको सॉल्व करिए तो कॉस थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, 260 स्क्वायर प्लस 230 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 260 इंटू 230। कॉस थीटा का वैल्यू आता है 0.8194 ले सकते हैं, इसके बाद भी कोई पॉइंट है 9333 ऐसे करके 0.8194, ठीक है। ये कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है। अब इस कॉस थीटा के वैल्यू को यूज़ कर लीजिए फिर इस ट्रायंगल में, कंसीडर ट्रायंगल BFC, ठीक है। अगेन एंड अप्लाई अगेन कॉस फॉर्मूला क्या बोलता है, cos थीटा इक्वल्स टू, अब इस ट्रायंगल में cos फॉर्मूला लगा रहे हैं तो BF स्क्वायर प्लस ऑफ CF स्क्वायर माइनस ऑफ BC स्क्वायर। अब यही BC निकालना था, अब देखिए BC वाला टर्म आ रहा है डिवाइडेड बाय 2 इंटू BF इंटू CF। अब इस पूरे इक्वेशन में ये भी पता है, ये वैल्यू कितना पता है, इसको लिख सकते हैं 0.8194 इक्वल्स टू BF 260 का स्क्वायर प्लस ऑफ CF 130 का स्क्वायर डिवाइडेड माइनस BC, ये पता नहीं इसको रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 260 इंटू 130, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और BC का वैल्यू निकालिए। तो BC फाइनल जो वैल्यू आता है BC का कैलकुलेट करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनल BC का वैल्यू आता है 170.61 मीटर, ठीक है। इसको इस साइड ले जाइए, इसको रहने दीजिए, BC को फाइनली इधर लाके जो टर्म बचेगा गुना करके इसको उस साइड लाके अंडर रूट करिएगा तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू इतना, तो BC इक्वल्स टू अंडर रूट करिएगा, आंसर आ जाएगा 170.61। आप लोग भी कैलकुलेट करके देखिए कि ये वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से जो ऑब्स्टेकल पॉन्ड वाला ऑब्स्टेकल था उसको भी हम लोगों ने देखा, आप लोग इसको नोट डाउन करें। अब देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक ईरर्स का समरी है, कितने तरह का ईरर होता है, उसका नेचर कैसा होता है, सभी तरह के ईरर के बारे में लिखा गया है, उसका नेचर पॉजिटिव या नेगेटिव, और एक टर्म कम्युलेटिव और कंपनसेटिंग ईरर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या है कम्युलेटिव ईरर, क्या है कंपनसेटिंग ईरर, इसको समझते हैं, ठीक है। वैसा ईरर जैसे कि हम लोग फील्ड पे गए हैं, चेन का लेंथ अगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो चेन का लेंथ अगर बढ़ा हुआ है तो जब तक उसको हम लोग ठीक नहीं करेंगे लैब में आके, उसको हम लोग जैसे कि कोई लिंक उसका इस तरह से
इस तरह से ये हो गया है, ठीक है, बेंड हो गया है, ठीक है, चेन का जैसे कोई लिंक इस तरह से लिंक है, ये बेंट हो गया, ठीक है। तो जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे तो ये चेन का लेंथ गलत ही बताएगा, ठीक है। और इससे जो एरर आएगा वो एक ही तरह का एरर आएगा। चेन जैसे ये लिंक इसका बेंट हो गया तो चेन का लेंथ छोटा हो जाएगा और इससे मेजरमेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब ज़्यादा मेजरमेंट कर लेंगे हम लोग तो एरर कैसा हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। सपोज करिए किसी वजह से इसका जो ये रिंग है वो सर्कुलर रिंग ये खींच करके ये ओवल शेप का हो गया इस तरह से। तो जो 20 मीटर का चेन है, इस तरह से अगर रिंग इसका बड़ा हो गया है तो वो चेन का लेंथ 20 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उससे जो मेजरमेंट हम लोग करेंगे एक्चुअल से कम मेजरमेंट कर लेंगे तो एरर कैसा होगा, नेगेटिव। तो इस तरह का एरर को जब तक हम लोग लैब में आके ठीक नहीं कर लेते हैं, चाहे जहाँ ये मैन्युफैक्चर होता है वहाँ जाकर इसको रिपेयर नहीं करा लेते हैं, तब तक सेम तरह का एरर ही रिपीट होता रहेगा। कहने का मतलब अगर किसी वजह से चेन छोटा हो गया है तो इससे जो एरर होगा हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। और पॉजिटिव का पुनरावृत्ति इस सेम तरह का एरर का पुनरावृत्ति होता रहेगा। यानी कि एक ही तरह का एरर जब जुटता जाए, एक्यूमुलेट होता जाए, तो उस तरह का एरर को हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव एरर, ठीक है। एक ही तरह का एरर, अगर पॉजिटिव एरर हो रहा है तो पॉजिटिव एरर ही होता रहेगा जब तक कि उसको ठीक ना कर ले, ठीक है। जैसे ये नेगेटिव एरर है, जैसे कि चेन का लेंथ बढ़ गया, ऐसे मेजरमेंट कम होगा, तो हमेशा ये नेगेटिव एरर ही का पुनरावृत्ति होता रहे, सेम तरह का एरर का पुनरावृत्ति होता रहे, तो उस तरह के एरर को क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव एरर, ठीक है। अगर से किसी लाइन का हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं और कभी पॉजिटिव भी एरर आए कभी नेगेटिव, सेम मेजरमेंट में कभी पॉजिटिव भी कभी नेगेटिव भी, जैसे एरर ड्यू टू पुल को यहाँ पे जैसे फोकस करिए तो पुल कभी स्टैंडर्ड पुल से ज़्यादा भी लगा सकता है आदमी, ठीक है। ज़्यादा लगा दिया तो चेन का लेंथ स्ट्रेच हो जाएगा, उससे मेजरमेंट कम हम लोग कर पाएंगे, एरर नेगेटिव हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड पुल से कम पुल लगाया, कभी थक गया, सपोज करिए सेम लाइन का मेजरमेंट जैसे ABCDE जैसे मेजरमेंट कर रहे थे लीनियर मेजरमेंट, और उस लाइन पे जाते जाते थोड़ा थक गया स्टाफ जो है, वो थोड़ा कम पुल लगाने लगा, तो चेन का लेंथ इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा कम घट जाएगा और इसके वजह से जो एरर होगा वो पॉजिटिव एरर होने लगे। तो यानी कि सेम डे में एक ही लाइन का मेजरमेंट में कभी पॉजिटिव भी एरर हो रहा है कभी नेगेटिव भी हो रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे को कंपनसेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ठीक है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, यानी दोनों तरह के एरर का पॉसिबिलिटी है जहाँ पे, तो उस तरह के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग। जहाँ पे एक ही लेंथ को मेज़र करने में दोनों तरह का एरर पॉसिबल है कि सेम टाइम में हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कैसा एरर बोलते हैं, कंपनसेटिंग, ठीक है। और कम्युलेटिव मतलब एक ही तरह का एरर का पुनरावृत्ति होता रहे जब तक कि उसको हम लोग लैब में जाके, चाहे जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वहाँ जाके उस चेन को ठीक ना करा लें, ठीक है। तो सेम नेचर रिपीट होता रहे, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, दोनों एक साथ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ, यहाँ पे देखिए अलग अलग लिखे हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो भर दिन पूरा दिन उस पॉजिटिव ही एरर होता रहेगा, अगर नेगेटिव होगा जब तक उसको ठीक नहीं कराए तो नेगेटिव ही एरर रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो एक ही नेचर का एरर अगर रिपीट होता रहे तो उसको, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर रिपीट होता रहे तो उसको कैसा एरर बोलेंगे हम लोग, कम्युलेटिव एरर, ठीक है। तो एक एक करके आप कम्युलेटिव कंपनसेटिव को समझ गए, एक एक करके सब एरर को आप बाइफरकेट करते हैं। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप, अब टेप का लेंथ स्टैंडर्ड लेंथ जैसे 20 मीटर है तो वो कभी खिंचा के थोड़ा स्ट्रेच हो गया तो वो 20 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, तो उससे मेजरमेंट कम होगा। कभी छोटा हो गया इस बेंट होने की वजह से, कभी लेंथ का 20 मीटर का है वो 19 पॉइंट समथिंग हो गया, तो इससे जो एरर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो एरर दोनों चांसेस है, पॉजिटिव भी होने का और नेगेटिव भी होने का, ठीक है। यानी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। और नेचर ऑफ द एरर कम्युलेटिव और कंपनसेटिव में अगर बाइफरकेट करें तो किस तरह का होगा, कम्युलेटिव एरर होगा, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव का बात करें तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इस तरह का ये नेचर ऑफ द एरर है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप का। उसके बाद बैड रेंजिंग, जैसे कि हमको इस लाइन ABCD होते हुए आगे बढ़ना था, ABCD, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग भटक गए, इधर चल गए, ठीक है। अब जब भी इधर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होता है। अब आप इस तरह से इंक्लाइंड वाला लाइन को मेजरमेंट करेंगे तो ओरिजिनल लेंथ से तो ज़्यादा ही मेजर कर लिए, यानी कि बैड रेंजिंग, कभी भी आप दिशा भटकेंगे
तो जो ईरर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा ही मेज़र कहीं ना कहीं आप लोग कर लेंगे। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आप सीधा चलते जाइए, थोड़ा सा भी अगर भटके दाएं या बाएं गए तो ओरिजिनल लेंथ से आप ज़्यादा मेजरमेंट करके कहीं ना कहीं आ जाएंगे। यानी कि बैड रेंजिंग की वजह से ईरर कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर एक बार भटक गए तो ये ईरर बार बार पुनरावृत्ति होता रहेगा और धीरे धीरे कम्युलेट होकर बड़ा होता जाएगा। अगर पॉजिटिव ईरर आ रहा है तो बार बार पॉजिटिव ही आएगा, ऐसा नहीं कि नेगेटिव करके धीरे धीरे मैनेज करके ओरिजिनल लेंथ के बराबर आ जाए। एक बार अगर वो ईरर आ गया तो उसको आप भले भटक के अगर आप सही रास्ते पे आ भी गए, ठीक है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस, इसको मैनेज नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो इस तरह का ईरर जो है वो किस नेचर का है, कम्युलेटिव ईरर, और पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म में देखा जाए तो पॉजिटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेप नॉट स्ट्रेच हॉरिजेंटली, जैसे टेप को ऐसे रखना था पूरा स्ट्रेच हॉरिजेंटली करके, लेकिन हॉरिजेंटली स्ट्रेच नहीं करके थोड़ा सा इस तरह से हो गया। सैग वाला जैसे करेक्शन देख ले तो सैग वाला करेक्शन से ही सिमिलर है। अगर हॉरिजेंटल स्ट्रेच नहीं होके थोड़ा सा अगर टेढ़ा हो गया इस तरह से, ठीक है, तो उसके वजह से चेन का लेंथ क्या हो जाता है, छोटा पड़ जाता है, और इसे जो मेजरमेंट कर लेते हैं ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा मेजरमेंट कर लेते हैं, तो ईरर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और एक ही तरह का ईरर, पॉजिटिव ईरर ही, इसके वजह से हमेशा एक ही तरह का ईरर का पुनरावृत्ति होगा, यानी कि कम्युलेटिव टाइप का ईरर हो गया। ठीक है, आगे आते हैं, ईरर ड्यू टू टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसी टेप लेंथ, टेप के लिए जैसे 15 डिग्री है, उसको कभी यूज़ कर लिए 30 डिग्री पे, 55 डिग्री पे, कभी यूज़ कर लिए -4 डिग्री पे, यानी दोनों तरह का पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, लेकिन अब पॉजिटिव भी ईरर हो सकता है अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे टेप को यूज़ कर रहे हैं, तो चेन का लेंथ या टेप का लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके वजह से ईरर क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, माइनस वाले टेम्परेचर पे कहीं टेप को यूज़ कर रहे हैं तो उसके वजह से टेप का लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके वजह से जो मेजरमेंट कर लेंगे ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा, यानी कि ईरर पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही दिन में कभी -4 डिग्री सेल्सियस है, सडनली दोपहर में बढ़ के +45 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। कहीं जगहों पर हम लोग जाते हैं तो अगर जो टेम्परेचर मेंटेन है तो पूरा सर्वे के दौरान वही टेम्परेचर लगभग 1-2 डिग्री आगे पीछे होता है, लेकिन अगर -4 है तो -3, -5 ये हो सकता है, लेकिन +45 डिग्री ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा पूरे सर्वे के दौरान, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा पूरा सर्वे के दौरान, लेकिन दोनों हो सकता है अलग अलग टाइम पे, सेम टाइम पे दोनों नहीं हो सकता है। सेम टाइम पे अगर दोनों हो तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से लिखेंगे, अलग अलग टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव हुआ तो पूरा सर्वे के टाइम पॉजिटिव ही रहेगा, सेम टाइप का ईरर ही पुनरावृत्ति हो रहा है। अगर नेगेटिव है ईरर तो पूरा सर्वे के दौरान वो नेगेटिव ही ईरर मेंटेन होगा, पुनरावृत्ति नेगेटिव ईरर का ही होता रहेगा, इसलिए इसको कम्युलेटिव कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि सेम ईरर का पुनरावृत्ति पूरे सर्वे के दौरान होता रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युलेटिव ईरर। उसके बाद वेरिएशन इन द पुल। ठीक है, जैसे पुल के बारे में भी जिक्र किए, कभी ज़्यादा भी लग सकता है, कभी कम। सेम सर्वे के दौरान एक ही दिन में 2 अलग अलग तरह का पुल लग सकता है, स्टैंडर्ड पुल से ज़्यादा भी लगा सकता है, कभी कभी अगर थक गया है तो थोड़ा कम भी लगा सकता है, यानी कि सेम डे में, सेम सर्वे वर्क में, ठीक है, तो दोनों तरह का ईरर का पॉसिबिलिटी है एक साथ, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इसलिए कंपनसेटिव नेचर का है। दोनों ईरर का पॉसिबिलिटी जहाँ पर रहे तो उसको हम लोग कंपनसेटिंग ईरर में रखेंगे। उसके बाद है ईरर ड्यू टू सैग। अब मदर ग्रेविटी हमेशा रहता ही रहता है, ओरिजिनल लेंथ ये होना चाहिए था, लेकिन पुल ये सैग होने की वजह से लेंथ इसका चेन का क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो घटे हुए चेन के लेंथ से जो मेजरमेंट करते हैं हमेशा ओरिजिनल से ज़्यादा कर देते हैं, तो ईरर कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव। और एक ही तरह का ईरर, पॉजिटिव ही ईरर थ्रू आउट द सैग की वजह से चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, उसके कम्युलेटिव कैटेगरी में इसको रखा गया है। उसके बाद और भी कैटेगरी है, जैसे ईरर इन मार्किंग टेप लेंथ। टेप लेंथ क्या होता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ए से बी 20 मीटर एक चेन हुआ, बी से सी 20 मीटर 2 चेन हुआ, सी से डी 3 चेन हुआ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एरो हम लोग गाड़ेंगे, ठीक है, तो एरो गाड़ना जो है वो 20 मीटर एग्जैक्टली जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं पे एरो गाड़ना है, तो मार्किंग वहाँ नहीं करके थोड़ा सा आगे पीछे अगर कर दिए, ठीक है, 2-3 सेंटीमीटर कभी आगे भी रखा सकता है, कभी पीछे भी गाड़ा जा सकता है। इस तरह से एरो जो गाड़ते हैं हम लोग, कभी जहाँ पे टेप ख़त्म हुआ उससे
आगे भी थोड़ा 2-3 सेंटीमीटर जा सकते हैं, कभी गलती से पीछे भी आ सकते हैं। अब ये सर्वेयर जैसे यहाँ पर जाएगा, इस चेन को लेके ये यहाँ पर आएगा, तो उस पॉइंट को खोजेगा, तो वो एरो जहाँ पर गड़ा रहेगा उसी पॉइंट से ये होल्ड करेगा, ठीक है। जो लीडर है ये चेन आगे लेके बढ़ गया, जो फॉलोअर है ये इस पॉइंट पर गया, ये जहाँ पर मार्किंग पिन को इंसर्ट करेगा ग्राउंड में, उसी पॉइंट पर फॉलोअर होल्ड करके रखेगा चेन को। मार्किंग पिन कभी हो सकता है एग्जैक्ट पॉइंट से थोड़ा आगे भी गाड़ा जा सकता है, गलती से ह्यूमन एरर हो सकता है, कभी पीछे भी। तो यानी कि अगर आगे गाड़ेगा तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ओरिजिनल लेंस से थोड़ा आगे, यानी एरर थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पीछे गाड़ा है तो ओरिजिनल लेंस से थोड़ा पीछे रहेंगे, एरर नेगेटिव हो जाएगा। तो सेम टाइम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का एरर का पॉसिबिलिटी है, और दोनों एरर एक टाइम पे अगर हो तो उसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा? कंपनसेटिंग कैटेगरी में, ठीक है। देखिए, दो ही टाइप का जो एरर है वो कंपनसेटिंग कैटेगरी में है। आप लोग इसको मेमोराइज कर लिए, एक ये एरर ड्यू टू पुल, और एक ये एरर मार्किंग टेप लेंथ। बाकी सब कम्युलेटिव ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन इससे रहता है। अगर समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, दो तरह का एरर। अगर कंपनसेटिव कम्युलेटिव का बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए, रीथिंक करिए, क्लियर हो जाएगा। अगर अभी भी दिक्कत है तो हमसे कांटेक्ट करके इसको क्लियर करिए, ठीक है। उसके बाद और भी 3 कैटेगरी का एरर है, ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। इसको ब्लंडर मिस्टेक किस कैटेगरी में डाला गया है? जैसे डिस्टर्बिंग एरोज आफ्टर दे आर सेट, जैसे कि यहाँ पर एरो गाड़ दिया, ये लीडर जो है आगे बढ़ गया, ठीक है। अब किसी वजह से इसको कोई जो है इलिटरेट पर्सन, ठीक है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना नहीं है, वो एरो को उखाड़ दिया, डिस्टर्ब कर दिया। अब ये उस पॉइंट को जाकर खोजेगा, अब अंदाज से उस पॉइंट को खोजना पड़ेगा एग्जैक्टली, तो वो डिस्टर्ब हो गया। दोबारा अगर गाड़ेंगे तो ओरिजिनल पॉइंट वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इससे जो मेजरमेंट, इसका कोई भरपाई नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह का एरर होता है तो इसका कोई भरपाई, किसी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं बना है। ये सिंपली किस कैटेगरी में आ जाता है? ब्लंडर कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। इस तरह का एरर का कोई भरपाई नहीं। उसके बाद एरर इन द रीडिंग इन द टेप, ठीक है। टेप को रीड करने में अगर एरर कोई कर रहा है, इलिटरेट पर्सन फिर से है, ठीक है, अगर पढ़ नहीं पा रहा है अच्छा से, 4.5 है या 20.1 है, वो पढ़ नहीं पा रहा है अच्छा से, तो उसको किस कैटेगरी में? थोड़ा सा इससे माइन्यूट कैटेगरी में, मिस्टेक की कैटेगरी में इसको डाला गया है। उसके बाद है इनकरेक्ट काउंटिंग द टेप लेंथ, ठीक है। अब जैसे 19.5 पढ़ रहा है, चाहे 19.6 पढ़ रहा है, तो ये थोड़ा मोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। अब जैसे 3 चेन आगे बढ़ गए, ठीक है, कोई भूल गया कि कितना चेन आगे बढ़े, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ने के बाद बोलेगा नहीं हम 2 चेन आगे बढ़े थे, कोई बोलेगा नहीं 1 ही चेन आगे बढ़े, तो कोई बोलेगा 4 चेन आगे बढ़े थे, ठीक है। तो इस तरह का जो अभी तो 1-2 सेंटीमीटर का एरर हो रहा था, लेकिन अगर इस तरह का एरर होगा कि चेन का पूरा लेंथ ही काउंटिंग ही भूल जाएगा कि कितना चेन आगे बढ़े हैं, ये पूरा का पूरा 20 मीटर या 30 मीटर, या हो सकता है एक साथ 2 चेन लेंथ का एरर, बड़ा सा एरर हो जाए, तो ये फिर अगेन किस कैटेगरी में डाला गया? ब्लंडर। क्योंकि ये 1-2 सेंटीमीटर का एरर नहीं होगा, जब भी एरर होगा 20-30 मीटर का या फिर उससे ज़्यादा भी एरर हो सकता है, कि अगर आप काउंट करना ही भूल गए कि कितना चेन आप आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है जितने भी एरर्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज कर लीजिए, थोड़ा समझिए भी, वीडियो को रिपीट करके मैंने क्या बोला है, ठीक है। थैंक यू।